Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the rigid payment design by IRC 58 और यह है lecture 5 part 5. So before beginning, this is all about me. I am here to guide you for the competitive exam. और साथ साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद 25 ईयर्स ऑफ गेट SSCG और ESC के क्वेश्चंस निकालो और उन्हें करो. आपके 100% सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. मैं पहले बता देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, वो मैं नहीं कराऊंगा, बट कोई भी ट्रिक बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा वो मैं यहाँ पे करवाऊंगा. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. लास्ट लेक्चर में हमने डिज़ाइन ऑफ डोवल बार, डिज़ाइन ऑफ टाई बार, ये सब देख लिया था. अब हम बात करेंगे रिजिड पेमेंट डिज़ाइन की कि कैसे IRC 58 के थ्रू डिज़ाइन करते हैं. ऑब्वियसली अभी तक आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है 582015. तो आपको लग रहा होगा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के कम से कम मेंस पार्ट के अंदर तो एक आधा क्वेश्चन आ गया होगा. मैं कहूँगा अभी तक नहीं आया है, तो चांसेस हैं कि आ जाए. और साथ में जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं, इसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखी हैं कि आपको हर हाल में सब कुछ समझ में आ जाए, कौन सी चीज़ क्या है, उसके रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव या छोटा क्वेश्चन आ सकता है. तो डिज़ाइन को स्टार्ट करने से पहले दो टर्मिनोलॉजी है समझना जरूरी है. पहली है बॉटम अप क्रैकिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में BUC भी लिखा मिलेगा आपको कोड में. तो बॉटम अप क्रैकिंग कब होता है? ये लोड के कारण होता है डे टाइम में. हमें पता है डे टाइम में क्योंकि टेम्परेचर अबव पार्ट जो है वो वार्म है, नीचे कूल है या कूलर है, इसकी वजह से ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है, नीचे वाला कम स्ट्रेच कर पाया, तो इस तरीके से स्लैब बेंड हो गई जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो. अगर इसके ऊपर से एक्सल यानी कि व्हील्स अगर पास करेंगे तो नीचे का जो पोर्शन है वो कैसा हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा. तो यानी कि कॉन्क्रीट जो है नीचे वाली पोर्शन क्रैक हो सकती है. तो इसी को कहते हैं बॉटम अप क्रैकिंग. तो देख रहे हो बॉटम जो है ऊपर उठ गया और फिर उसमें क्रैक आया, तो बॉटम अप क्रैकिंग. तो ये कब होगा? ये होगा मिड डे में, जैसे आपको दिख भी रहा है. फिगर 3 है किसका? IRC 582015. सारी इंफॉर्मेशन वहीं से निकाली है मैंने, आप जाके चेक भी कर सकते हैं. तो फिगर 3 है, एक्सल लोड प्लेस किया हमने मिडिल. ध्यान रखना कहाँ पे प्लेस किया है? मिडिल ऑफ स्लैब में ड्यूरिंग मिड डे. ध्यान रखना कहाँ पे? मिडिल ऑफ स्लैब, बार बार बोल रहा हूँ. तो इसको फिगर 4 में दिखाने की भी कोशिश की गई है IRC 58 में. ये देखो पीछे का रियर एक्सेल होता है ना, जहाँ पे ज़्यादा लोड होता है, और आगे का तो फ्रंट एक्सेल होता है वो इतना लोड नहीं लेता है. तो रियर एक्सेल को इन्होंने देखो मिड में डाला हुआ है, मिड ऑफ स्लैब में डाला है. यहाँ पे टेंडम एक्सेल ले लिया तो उसको भी मिड में डाला है. फिर ट्राइडम एक्सेल ले लिया, ट्राइडम जिनमें 3 हो पीछे, सोचो कितना हैवी लोड लेके जा रहा होगा, उसको भी मिड में डाला हुआ है. यानी कि मिड पे होना चाहिए व्हील लोड. रियर एक्सल ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है रियर एक्सल को. कहाँ पे होना चाहिए? मिड पे होना चाहिए. तो बॉटम अप क्रैकिंग देखने को मिल जाती है. इसी तरीके से अगर आप दूसरा देखें नाइट टाइम, जैसे विंटर्स के अंदर हम देख रहे थे या कुछ भी, कि वहाँ पे ऊपर जो है वो कूलर है और नीचे जो है सॉइल जो है वार्म है, तो इस वजह से स्लैब जो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी. यानी कि इस तरीके से जैसे शेप आपको फिगर में दिख रहा है. अब इसमें क्रैक कब आएगा? जब यहां पे और यहां पे लोड हो. ओके, तो इसी पोर्शन की वजह से टॉप पे क्रैक आ गया. टॉप पे क्रैक आ गया तो इसको नाम क्या दे दिया? टॉप डाउन क्रैकिंग. नीचे आया तो बॉटम अप क्रैकिंग, ऊपर आया तो टॉप डाउन क्रैकिंग. अब ये कैसे होगा? जब आपके एक्सेल्स एक्सट्रीम एजेस के पास में होंगे, यानी कि ट्रांसफर जॉइंट के पास एक एक्सेल होगा और दूसरे ट्रांसफर जॉइंट के पास दूसरा एक्सेल होगा, तभी तो वो बीच में से क्रैक होगा जो यहाँ पिक में दिख रहा है आपको. ये देखो, तो यानी कि ट्रक जो हो, कमर्शियल व्हीकल जो हो, उसके एक्सेल्स एजेस पे होने चाहिए. बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये एजेस पे होने चाहिए, ये यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे होने चाहिए. समझ में आ रही है ना बात? तो यहाँ पे सेंटर में क्रैकिंग है, वो भी टॉप सरफेस पे. और बॉटम अप क्रैकिंग में बॉटम पे क्रैकिंग है, अगेन कहाँ पे?
सेंटर पे ही है, मतलब है दोनों में सेंटर पे ही, एक में टॉप पे एक में बॉटम पे। बस ये ज़रूर नोट कर लेना कि बॉटम अप क्रैकिंग में लोड जो है वो सेंटर पे है एक्सेल की वजह से, और टॉप डाउन क्रैकिंग में लोड जो है ट्रक वो एजेस पे है एक्सेल्स। ये वो कंसेप्ट हो गया जिसके ऊपर आपको छोटा मोटा क्वेश्चन मिल सकता है। और अब मैं बात करता हूँ सीधे डिज़ाइन कैरेक्टर्स की। वो फैक्टर्स जो कि गवर्न करते हैं डिज़ाइन को, उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया IRC 58 से उठा के। सिंगल टेंडम एक्सेल लोड, सीधी बात की जाए तो एक्सेल लोड कह सकते हो। टायर प्रेशर की प्लेसमेंट कहाँ है व्हीकल का, व्हीकल जैसे अभी बताया अपन ने, एक्सेल अगर यहाँ और यहाँ होगा तो ऑब्वियसली टॉप डाउन क्रैकिंग, और अगर बीच में है और बचा कुचा पोर्शन दूसरे स्लैब में है तो कौन सी होगी, बॉटम अप क्रैकिंग होगी। ये हो गया लेटरल प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमर्शियल व्हीकल। और रिपीटेशन ऑफ लोड, रिपीटेशन ऑफ लोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फटीग। और ऑब्वियसली क्लाइमेटिक या कहूँ वेदर कंडीशंस जो हैं गवर्न करती हैं पूरे को, सिस्टम को। समर में अलग है, विंटर्स में अलग है, और ये चीज़ हम कहाँ देख चुके हैं, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। जिन्होंने फ्रिक्शन का इफेक्ट और सीजन का इफेक्ट देखना यानी कि वार्पिंग को समझना है, जिन्हें फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस समझने यानी कि व्हील लोड समझना है, वो प्लीज़ लेक्चर नंबर L7 3A और L7 3B इसको ज़रूर से चेक कर लेना ताकि आपको पता रहे सारे स्ट्रेसेस कैसे आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और अब हम चलेंगे क्लॉज 5 पे। इसके लिए मैं ज़रा स्विच करता हूं अभी। ये आ गया, ये IRC 582015 है, आपको दिख भी रहा होगा ऊपर टॉप पे। मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ, ये रहा IRC 58। और हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 5 की। तो क्लॉज नंबर 5 डिज़ाइन करने के लिए जो फैक्टर्स गवर्निंग क्राइटेरिया हैं वो बताया हुआ है। डिज़ाइन पीरियड है, ट्रैफिक कमर्शियल वॉल्यूम है, ये हो गया, सिंगल टेंडम है, ट्राइडम है, मल्टी एक्सल है, क्या है, टायर प्रेशर क्या है, लेटरल प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। इसके अकॉर्डिंग आपका डिज़ाइन होता है पेवमेंट। अब इसी चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे से आपको ईजीली चीज़ समझ में आ जाए ये कैसे की हुई है, यहाँ पे बॉक्स बना के बताई हुई है। ओके, और साथ साथ में मैं ये भी दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं, ये सारी की सारी यहीं से आई हैं। आप लोगों को दिखाते भी चलता हूँ, समझाते भी चलता हूँ। जैसे देखो, इंडिया में आप कहेंगे इलीगल एक्सेल लोड है। जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं तो 80 किलो न्यूटन की बात करी जाती है, यानी कि 8170 kg की बात की जाती है। तो उसी तरीके से जब हम IRC 58 देख रहे हैं तो यहाँ पे भी बात की गई है लोड करेक्टरिस्टिक की। यहाँ पे भी देखा जाए तो बताया गया है कि एक्सेल लोड लिमिट बताई है यहाँ पे 100 किलो न्यूटन, यानी कि 10 टन के आसपास, फिर 19 टन के आसपास यानी कि 186 किलो न्यूटन, और फिर 24 टन के आसपास यानी कि 235 किलो न्यूटन। किसके लिए, सिंगल टेंडम और ट्राइडम एक्सेल्स के लिए। आ गई बात समझ में, ध्यान रखना ये रिजिड पेवमेंट वाला कोड है, ये रिजिड पेवमेंट की बात हो रही है। डिजाइन पीरियड कितना होगा, 30 ईयर्स, 30 ईयर्स और उससे ज़्यादा। तो ये देखो, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ये रहा 30 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा डिज़ाइन पीरियड लेना है अपने को, और ऊपर मैंने सारे करेक्टरिस्टिक मेंशन किए हुए हैं। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, डिज़ाइन पीरियड पता चल गया। अब डिज़ाइन ट्रैफिक रेट पता होनी चाहिए, किस रेट से हर साल ट्रैफिक बढ़ेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है तो IRC 58 ने बोला है शैल बी टेकन अ मिनिमम ऑफ 5%। ये भी मैंने यहाँ लिख दिया है कि डिज़ाइन रेट 5% लेना है अगर कुछ भी गिवन ना हो आपके क्वेश्चन में। ओके पीयूष, ये भी ठीक है। एक और देखते हैं। ये 5.5.2.2 जो है एज, ध्यान रखना है वर्ड है एज। एज पे मैं समझा चुका हूं कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होता है, एज पे होता है। और उसके लिए कौन सा लेक्चर देखना चाहिए आपको, L7 3A एंड 3B, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। तो द edge flexural stress caused by axial load for bottom up cracking is maximum when tire imprint is on the outer wheel touches the longitudinal edge
and when tire position is away even by 150 mm from longitudinal edge and stress in the region is reduced substantially. The edge flexural stress is small when wheel are close to transverse joint. वही बात जो मैंने आपको बताई हुई है, 15 सेंटीमीटर दूर रखना होता है थोड़ा सा, वही बात यहाँ लिखाई हुई है कि भाई 15 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस जो होगा एज रीजन में काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। तो यही हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है। और ऑब्वियसली 15 सेंटीमीटर का गैप तो यार ट्रक वाले भी देख के चलते ही हैं कोने से, तो वही चीज़ को यहाँ पे कोट किया गया है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पोर्शन की, फटीग के लिए आप कितना परसेंटेज ट्रैफिक को कंसिडर करेंगे या कंसिडरेशन में लेंगे। तो इट इज़ रिकमेंड दैट 25% ऑफ टोटल two-way commercial traffic may be considered as design traffic for two-lane two-way road for analysis of fatigue damage। यानी कि fatigue damage के लिए साफ साफ हमें लेना है 25% ऑफ टोटल ट्रैफिक। ये क्लॉज भी लिख दिया है, देख लो मैं हर एक चीज़ को लिख रहा हूँ, एटलीस्ट ये चीज़ तो लिख लेना आप अपने नोटबुक में। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई हमको। ये मैं आपको ये जो पोर्शन हाईलाइटेड है ना, ये जब क्वेश्चन कराऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी बता दूंगा तो आपको होगा ये क्या चीज़ है, क्या कहना चाह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बट वो उस टाइम पे मैं आपको आके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए एक बार आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि जो डिज़ाइन पीरियड है उसके अंदर जो ट्रैफिक बढ़ेगा वो किस रेट से बढ़ेगा। तो वो इस रेट से बढ़ रहा है 365 इंटू ए 1+r⁻n-1/r। क्यूमुलेटिव नंबर है, ए जो है वो नंबर ऑफ व्हीकल्स हो गए, आर एनुअल ग्रोथ रेट है, एन डिज़ाइन पीरियड है। ये आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे, सेम फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लिखी हैं, वो कहाँ से आई हैं वो भी मैं आपको भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ज़ीरो स्ट्रेस टेम्परेचर ग्रेडियंट। सीमेंट की हम चाहते हैं कि जो स्लैब है, स्लैब की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, ऐसे कोशिश करता हूँ यहाँ ड्रॉ करने की। स्लैब की कोई थिकनेस है ऐसे, इनके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाए। आइडियली कितना कम हो सकता है, 0 तक हो सकता है पीयूष, यही मैं कह सकता हूँ। तो कोड ने भी यही बात की, ज़ीरो स्ट्रेस टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो कब देखने को मिलेगा, जनरली वो नाइट आवर्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट्स आर यूजुअली लेड ड्यूरिंग द नाइट आवर्स इन इंडिया। साफ वर्ड में लिखा हुआ है इंडिया के अंदर, ताकि टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत कम हो। ज़ीरो तो देखो आइडियल बातें होती हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, हम चाहते हैं मिनिमम हो जाए, है ना। तो उसको देखते हुए नाइट आवर्स में ही इंडिया में लेड किया जाता है सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट। बहुत क्लीन बात बोल दी है, इस पर कोई ना कोई छोटा न्यूमेरिकल कभी ना कभी बन जाएगा। सीमेंट कॉन्क्रीट इंडिया में कब ले करना है भाई, रात के टाइम पे। क्यों? ताकि टेम्परेचर डिफरेंशियल जो हो टॉप और बॉटम लेयर के बीच में काफ़ी कम हो। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, सॉइल जो होगी उसका करेक्टरिस्टिक जो है, सबग्रेड का जो करेक्टरिस्टिक है उसको निकालते हैं अपन के वैल्यू से, यानी कि मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन से। उसके लिए हम CBR भी निकालते हैं और मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को वैल्यू देते हैं इन द केस ऑफ रिजिड पेवमेंट डिज़ाइन। तो उसी के बारे में मैंने छोटा सा लिख दिया है कि मॉडुलस सबग्रेड रिएक्शन क्लॉज 5.7 में गिवन है। इसके अंदर छोटा छोटा आइडिया है, बस आपको पता होना चाहिए वही कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से 1 से 3% के आसपास तक रखना होता है। बस यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद करनी है। चलते हैं आगे, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, एटलीस्ट वो आपको पता होनी ही चाहिए। अच्छा, ये वैसे ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में देख चुके हैं, जहाँ पे मैंने बताया था कि बोरो सॉइल का CBR कितना है, से 10 है, और जो हम लेके आए हैं CBR असली उसका कितना है,
सर उसका CBR कुछ भी हो तो इफेक्टिव CBR कितना हो जाएगा, था ना 1%, 2%, 3%, एक मैं न्यूमेरिकल भी कराया था। अगर 3% उस पर्टिकुलर लोकल सॉइल का और बोरो करके लाए जो सॉइल उसका 10 है तो इफेक्टिव CBR कितना हुआ, तो ये 3% वाली लाइन पकड़ो, 10% वाली लाइन पकड़ो, ये आ रही है अप्रॉक्सीमेटली इधर 7.5 करीब उसका CBR हो जाएगा। करवाया हुआ है मैंने फ्लेक्सिबल पेमेंट में, वही की वही सेम ग्राफ यहाँ पे यूज कर लिया गया है फॉर फाइंडिंग द इफेक्टिव CBR। अब बात करते हैं कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी। जो RCC में हमने पढ़ा है वही सेम स्ट्रेंथ यहाँ पे भी मानी जाएगी, यानी कि 0.7 अंडर रूट FCK, FR कह सकते हो आप। ओके, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कोड ने लिखा है 30,000 MPa लेना है, पॉइजन्स रेशियो 0.15, तो मैंने भी ये चीज़ें मेंशन कर रखी हैं यहाँ पे, ये देखो। और उसी तरीके से अल्फा भी मेंशन किया हुआ है 10 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं फटीग डैमेज की, कि फटीग से डैमेज कैसे होगा, उसको कैसे असेस करें, यानी कि कैसे उसका सॉल्यूशन नहीं कहूँगा, कैसे उसको असेस का मतलब होता है उसे समझे मैथमेटिकली, उसे असेसमेंट कहते हैं। तो फटीग बिहेवियर को सीमेंट कंक्रीट में स्टडी करने के लिए एक टर्म मिलेगी आपको, वो है स्ट्रेस रेशियो। अब वर्ड को ध्यान रखना, स्ट्रेस रेशियो, मैंने हर चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेस रेशियो में एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बाय डेफिनेशन ये चीज़ क्या है, इस पे मेरे को लगता है एक छोटा कभी ना कभी आपका क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। स्ट्रेस रेशियो है कि आपका अप्लाइड फ्लेक्सुरल स्ट्रेस कितना है कंक्रीट पेमेंट में, और डिज़ाइन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी है कंक्रीट की। अप्लाइड फ्लेक्सुरल स्ट्रेस एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का रेशियो जो है वो स्ट्रेस रेशियो कहा गया है। तो इसको यूज़ करके डिज़ाइन किया जाता है, जो SR के नोट से डिनोट कर दिया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर SR की वैल्यू 0.45 से कम हुई, ध्यान रखना SR की वैल्यू हुई 0.45 से कम, तो क्या मान लेंगे, कंक्रीट इज एक्सपेक्टेड टू सस्टेन इनफिनाइट नंबर ऑफ रिपीटिशंस। इनफिनाइट नंबर ऑफ रिपीटिशंस जा रहे हैं फॉर सीमेंट कंक्रीट अगर 0.45 से कम हुई तो n की वैल्यू साफ लिख दिया इसने, n इज अनलिमिटेड यानी कि इन्फिनाइट फॉर SR लेस देन 0.45, और 0.45 से 0.55 तो ये वाला वैल्यू निकालो, और इसकी वैल्यू से ज़्यादा हो 0.55 से तो ये वाला फॉर्मूला निकालो। तो इससे आपको पता लग रहा है कि कंक्रीट कितने नंबर ऑफ रिपीटिशन साइकिल में फेल करेगा। तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, कि हमारे लिए सबसे बढ़िया तो यही है, पर ऐसा होता है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो इन दोनों के रेंज में भी आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल में आपको अच्छे से पता चलेगा। ये पार्ट हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है पीयूष तूने सब कुछ बता दिया, अब ये बता अप्लाइड फ्लेक्सुरल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी कोड में अपेंडिक्स है 4। अपेंडिक्स 4 में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एज के ऊपर, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि एज जो है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है आफ्टर व्हील लोड, यानी कि एक्सल लोड के बाद, यानी कि सिंपल लोड के बाद प्लस टेम्परेचर स्ट्रेसेस को लगाने के बाद। तो अपेंडिक्स नंबर 4 को देखते हैं। जल्दी पहुंच रहे हैं अपेंडिक्स नंबर 4 में, 3, 4। अब मैं इसको बड़ा करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ थोड़ा काफ़ी ब्लरी दिख रहा है, कोई साफ सा ग्राफ हो तो उसे देखते हैं। लग रहा है सब ऐसे ही हैं, एक जैसे ही हैं। खैर चलो कोई नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे स्लैब की थिकनेस लिखी हुई है, यहाँ नीचे स्लैब की थिकनेस लिखी हुई है कि आपकी स्लैब की थिकनेस कितनी है, 250 है, 300 है। 200 के नीचे तो लेना ही नहीं है, पहले ही मैं दिखा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। तो ये देखो 200 के नीचे की तो कुछ है ही नहीं वैल्यू, तो जितनी भी है से 300 है। उसके बाद आपका मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन क्या है, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू सपोज 300 है, तो 300 वाला नीचे, 300 mm ये रहा, 300 MPa ये रहा पर मीटर, ये गए। तो यहाँ पे एज के ऊपर स्ट्रेस कितना आ जाएगा, 3 से 2 के बीच में अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकते हैं 2.4 to 2.5 आ जाएगा।
तो 2.5 MPa इज द स्ट्रेस ऑफ एज। अब आप सोच रहे होंगे किस टाइप के में, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ये देखो एक्सेल लोड कितना है 200 किलो न्यूटन और टेम्परेचर डिफरेंशियल है 8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टॉप और बॉटम लेयर के बीच में 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो और जो लोड कैरी कर रहा हो रियर एक्सेल लोड वो 200 किलो न्यूटन हो। अगर वो 160 है तो ये रहा, ठीक है। सेम सिमिलरली देखो 8 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ही 120 किलो न्यूटन के लिए अलग बनाया हुआ है, यानी कि हर एक लोड के लिए 80 किलो न्यूटन के लिए अलग है, यानी कि हर एक टाइप के लोड के लिए इन्होंने ग्राफ बना के आपको यहाँ पे दे दिए हैं, गिफ्ट कर दिए हैं, मतलब आपको गिफ्ट कर दिया एक तरीके से, आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपेंडिक्स 4 में जाएंगे, वहां से निकालेंगे एज का फ्लेक्सुरल स्ट्रेस क्या है, और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे 0.7 √FC से, इन दोनों के रेशियो से क्या निकालेंगे कि कितनी नंबर ऑफ साइकिल में कॉन्क्रीट फेल होता है, उसी से तो हमारा डिजाइन होगा, है कि नहीं। तो वापस से चलते हैं इस पार्ट पे जहां हम स्ट्रेस रेशियो को देख पा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 and 6। ना ये चीज़ भी आ गई समझ में सबको, बॉटम अप क्रैकिंग और टॉप डाउन क्रैकिंग में आपको समझा ही चुका हूँ अच्छे से, स्टार्टिंग में मैंने वो समझाई थी। जैसे हमने रिजिड पेमेंट फ्लेक्सिबल पेमेंट में IIT पेव पढ़ा था, रिजिड पेमेंट में IIT रिजिड करके सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप सब कुछ निकाल सकते हैं और एक्चुअली वही यूज़ होता है, काफ़ी ईजी हो जाता है उसे डिज़ाइन करना। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस लगा के सब कुछ करूँ के हमें क्या पता चला है, अपेंडिक्स 4 की टेबल मिल गई है। ओके, अब साथ में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने हाईलाइट की हुई है। द स्लैब साइज इज टेकन एज 3.5 बाय 4.5 मीटर, यानी कि अपेंडिक्स 4 में जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं उन सब की डिज़ाइन कितनी थी 3.5 मीटर बाय 4.5 मीटर, यानी कि आप हर एक स्लैब की जो डायमेंशन रखने वाले हैं वो 3.5 बाय 4.5 मीटर रख रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये कौन सा है भाई 4.5 3.5 क्या है, देखो 3.5 का मतलब है थिकनेस और 4.5 का मतलब है ये लेंथ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पीयूष अपन ने स्लैब के अंदर कई तरह के वो जॉइंट्स दे सके थे, एक एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है, और बीच बीच में कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, तो ये 4.5 वाला क्या, तब मैंने आपको बताया कि यार कॉन्ट्रैक्शन टू कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो है वो रखना है 4.5 मीटर। ये एग्जैक्टली वही 4.5 मीटर है। ओके, ये बात भी हमारी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाती है। अभी मैंने स्ट्रेस रेशियो के बारे में बता दिया, इक्वेशन नंबर 5 और 6 भी दिखा दी कैसे नंबर ऑफ रिपीटेटिव साइकिल निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे तो पता कैसे चलेगा गुरु कि भाई ये पास हो गया है किस पर्टिकुलर नंबर ऑफ साइकिल के लिए या फेल हो गया है, तो उसके लिए ये रहा क्राइटेरिया। इक्वेशन नंबर 7 और 8, इसके अंदर हम जो अलाउएबल नंबर ऑफ रिपीटेशन साइकिल है वो कैपिटल एन से ये रही और स्मॉल एन से हमने जो निकाली है वो रही, उनका रेशियो लेके ऐड कर देंगे डिफरेंट लोड्स के लिए। जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी 120 किलो न्यूटन दिखाया, फिर 240 दिखाया था, फिर 180 दिखाया, ऐसे बहुत सारे लोड हो गए ना, तो सबकी अलग अलग निकालो और ऐड करो, और ऐड करेंगे सबके सब टाइप के लोड की, तो उसको इसने यहाँ रख दिया। देखो चलो ऊपर चलो, हाँ, क्रिटिकल फटीग डैमेज, CFD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिटिकल फटीग डैमेज। BUC बॉटम अप क्रैकिंग, टॉप डाउन क्रैकिंग, यानी कि बॉटम अप क्रैकिंग की अलग निकालेंगे, टॉप डाउन क्रैकिंग की अलग निकालेंगे, और क्रिटिकल डैमेज फटीग के लिए जो चाहिए उन दोनों को ऐड करेंगे, उनकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर डिज़ाइन थिकनेस फेल करती है तो डिज़ाइन थिकनेस को कितना बढ़ाओगे। सपोज करो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ले ली कि मैं 250 mm डिज़ाइन करता हूँ, फेल कर गया, तो नेक्स्ट कितनी लोगे 260 mm, फिर 270 mm। ये किसने बोला, ये कोड ने बोला, यहाँ लिखा है द डिज़ाइन थिकनेस में भी इंक्रीज बाय 10 mm। ध्यान रखना हर बार एक नया थिकनेस लेंगे और उसको 10 mm से बढ़ाते चलेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ लिख दी है। 3.5 बाय 4.5 मीटर की स्लैब थिकनेस लेनी है और डिज़ाइन क्राइटेरिया है 6.3.4, जो कि ये रहा। देखा आ गया ना सब कुछ समझ में। अब मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने रखता हूं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये कोड का ही क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूं, मैं ज़्यादा कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं।
कोड में ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 82 या 83 पे है। तुरंत पहुंचते हैं हम लोग। 74, 75, 81, 82, 83 ये रहा। तो इस क्वेश्चन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। जैसे कि हमें एक कॉन्क्रीट पेवमेंट को डिजाइन करना है, 4 लेन डिवाइडेड नेशनल हाईवे विद 2 लेन्स इन ईच डायरेक्शन। स्टेट कौन सा है? बिहार। ओके, डिजाइन द पेवमेंट फॉर पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। 30 साल के लिए उसको डिजाइन करना है। लेन विड्थ मैंने आपको कहा था ना 3.5 बाय 4.5, उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। और लोड सर्वे किया गया है, तो एक्सल लोड कमर्शियल व्हीकल्स का हमें पता चल रहा है। सिंगल एक्सल फ्रंट है, फ्रंट सिंगल एक्सल 45% है, रियर सिंगल एक्सल 15% है, रियर टेंडम एक्सल 25% और रियर टाइडम एक्सल 15% है, रेस्पेक्टिवली लिख दिया है। एंड ये देखो, द परसेंटेज ऑफ कमर्शियल व्हीकल विद स्पेसिंग बिटवीन द फ्रंट एक्सल एंड द फर्स्ट रियर एक्सल लेस देन 4.5 मीटर इज 55%। मैंने एक चीज छुड़वा दी थी ना, वो यही आएगी, उसके यूज करेंगे, देखते हैं कैसे। और ट्रैफिक काउंट इंडिकेट कर रहा है कि रात में मेरे ख्याल से 60% कमर्शियल व्हीकल्स चल रहे हैं, यानी कि 6 PM to 6 AM मान के चल रहा है। और बाकी जो ट्रैफिक सर्वे किया गया उसकी डिटेल्स ये दे दी गई है। और द एवरेज नंबर ऑफ एक्सल्स पर कमर्शियल व्हीकल इज 2.35। ओके, ये भी गिवन है। तो हमें निकालना है कि भाई कैसा है। और CBR दे दिया है 8%, इफेक्टिव CBR दे दिया 8%। इन्होंने कई तरह की डिज़ाइन मांग ली है, कॉन्क्रीट पेमेंट विद टाइड कॉन्क्रीट शोल्डर, फिर कॉन्क्रीट पेमेंट विदाउट कॉन्क्रीट टाइड कॉन्क्रीट शोल्डर। तो ये एक ही है, सिंपल ग्राफ देखना है, मैं बता दूंगा। तो हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे अपने इसमें, तो इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट जितनी भी इंफॉर्मेशंस थी छोटी छोटी वो लिख ली। एंड ये टेबल भी छाप दी, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने एक्स्ट्रा दी थी ये। और हम सॉल्व कर रहे हैं नॉन टाइड शोल्डर्स के लिए। वो थोड़ा आसान है बच्चों को समझना, इसलिए बाकी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइड में भी मैं आपको समझा दूंगा अभी के अभी। चलो, अभी इसके लिए स्टार्ट करने से पहले हमें चलना पड़ेगा पेज नंबर 23, जो कि मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ था कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी आपको दिखाऊंगा। तो आओ पेज नंबर 23 पे। हाँ, पेज नंबर 23 ये पहुंच गए हम। ये लो, अब जैसे ही आप पेज नंबर 23 पे आएंगे आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा, प्रोसीजर फॉर स्लैब डिजाइन। तो सबसे पहला है डिजाइन वैल्यूज देख लो, ट्रायल डिजाइन अज्यूम करो। देखो इसने खुद बोला सेलेक्ट अ ट्रायल डिजाइन। ओके, फिर उसके बाद एक्सेल रिपीटिशन ऑफ लोड को कंप्यूट करो। फिर बहुत सारी चीजें दी हैं कि प्रॉपर निकाल लो डे और नाइट का। फिर डे और नाइट कितने होते हैं? 12-12 घंटे की होते हैं, तो उसको 6-6 आवर्स में कन्वर्ट कर लो। ओके, फिर रिपीटिशन ऑफ लोड निकालो 6-6 घंटे के लिए। फिर टॉप डाउन क्रैकिंग के लिए अलग निकालो और बॉटम अप क्रैकिंग के लिए अलग निकालो। और फिर क्यूमुलेटिव फटीग डैमेज, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दिखाई थी, उसको यूज़ करके क्यूमुलेटिव फटीग डैमेज निकालो। और टॉप डाउन क्रैकिंग का अलग, बॉटम अप का अलग, दोनों को जोड़ के 1 से लेस देन कर लो। आ गया तो पेमेंट डिज़ाइन हो गया। आप सोच रहे होंगे इतना इजी, इतनी जल्दी भगा रहा हूँ ये और वो। अरे चिंता मत करो, यहाँ पे मैंने अलग से ये आपके लिए सेव करके रख लिया है। एक एक करके एक एक स्टेप उठाएंगे और आपको लेके चलेंगे कि कैसे डिज़ाइन होता है। ये तो मैं बस जल्दी से समझाना चाहता हूँ, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में मैंने तो खूब बोला कि 5% यूज़ करो, बट क्या कोड भैया ने खुद ही अज्यूम कर लिया कि हम 7.5% ले रहे हैं। भाई कोड ने ले लिया है तो हमें भी लेना पड़ेगा। तो मैं कोड की ही बताई हुई बातों को, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट क्योंकि इसी को अपन को थोड़ा सा कॉपी वॉपी करना है तो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने बोला एनुअल रेट ग्रोथ जो लेनी है अज्यूम करी इसने 7.5%, तो मैं भी उतनी ही ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, इन्होंने जो क्वेश्चन में दिया था वो था 2 वे डिवाइडेड ट्रैफिक, ईच डायरेक्शन में कितना है? 3000 कमर्शियल व्हीकल्स पर डे। डिवाइडेड कैरेज वे है, तो आप एक तरफ की, ये मीडियन हो गया और ये बीच में, तो इस तरफ की अलग देख लो 3000 और इस तरफ की अलग देख लो 3000। तो 3000 के अकॉर्डिंग इसको और 3000 के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करते हैं। तो हमें पता है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ एक्सेल कितने होंगे? 365 इंटू ए कितना हो गया? 3000। ठीक है, 1 + r यानी कि 0.075, 30 साल के लिए डिजाइन करना है, डिवाइडेड बाय दिस थिंग। हमें घुल मिल के आ गया करीब करीब 113.22 × 10⁻⁶, यानी कि 113.22
मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में, मिलियन में लेके चल रहा हूँ, ओके, एमएसए में। और क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जो एवरेज, ये ना एवरेज नंबर ऑफ एक्सेल पर कमर्शियल व्हीकल, यानी कि एक कमर्शियल व्हीकल में कितने एक्सेल्स माने जाएंगे, 2.35। तो हमारे पास ये जो निकला है ये किसके लिए, ये सिंगल एक्सेल के लिए। तो हम 2.35 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 113.22 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मिल गया 226.07 MSA। ये किसका मिला है, वन डायरेक्शन का मिला है। अब आते हैं आपके कोड में।